पिछले महीने मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, कंसल्टेंट है, अच्छा खासा प्रैक्टिस है। बोला यार बैंक वाला आरएम क्लिनिक में आया था, बोल रहा था म्यूचुअल फंड अब पुराना हो गया, अब तो एसआईएफ लो सर, 10 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी पर रिटर्न आपको ज़्यादा मिलेगा। मैंने पूछा तूने क्या किया? तो बोला मैंने तो चेक काट दिया। मुझे सुनकर हैरानी हुई क्योंकि उस दोस्त के पास अच्छा खासा ऑप्टिमाइज टर्म इंश्योरेंस प्लान भी नहीं है। तो आज हम बात करेंगे ये एसआईएफ क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ से खरीदे और सबसे ज़रूरी इसमें रिस्क क्या है। एक बात पहले से साफ कर दूँ, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। मैं किसी एक प्रोडक्ट को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ और मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। कोई भी पैसे लगाने से पहले अपने रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात कीजिए। पहले ये बात समझते हैं कि सेबी ने ये फंड कैटेगरी क्यों बनाई है। सोचिए आपका हॉस्पिटल है, एक तरफ जनरल ओपीडी, जनरल आईपीडी, कोई भी आ सकता है, सस्ता है। दूसरी तरफ प्राइवेट सूट्स, बहुत महंगा, बहुत पर्सनलाइज, कस्टमाइज और बीच में कुछ भी नहीं है। इंडियन इन्वेस्टिंग में बिल्कुल यही हो रहा था। एक तरफ म्यूचुअल फंड जो 500 रुपये से आप शुरुआत कर सकते हो, कोई भी लगा सकता है, पर फंड मैनेजर को सिर्फ खरीदना और होल्ड करना है और कुछ नहीं। दूसरी तरफ पीएमएस, कम से कम टिकट साइज 50 लाख रुपए, एआईएफ कम से कम टिकट साइज 1 करोड़ रुपए और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट दोनों भी है, पीएमएस और एआईएफ। यानी 500 रुपये और 50 लाख के बीच में कुछ भी नहीं था, बहुत बड़ा गैप। दिसंबर 2024 में सेबी ने म्यूचुअल फंड्स के रेगुलेशन में बदलाव किया। फिर 27 फरवरी 2025 में एक सर्कुलर लाया और 1 अप्रैल 2025 से एक नई कैटेगरी शुरू हो गई जिसका नाम है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, एसआईएफ। अब सबसे ज़रूरी बात ध्यान से सुनिए, एसआईएफ कोई नया लाइसेंस नहीं है, ये म्यूचुअल फंड के रूल्स के अंदर बनाई गई एक नई कैटेगरी है। मतलब जो ट्रस्टी ओवरसाइट म्यूचुअल फंड में है, जो डिस्क्लोजर रूल्स है, जो एनएवी की ट्रांसपेरेंसी है, वो सब एसआईएफ पर भी लागू होता है। तो फ़र्क क्या है? 3 चीज़ों का फ़र्क है। पहला, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख और ये पैन लेवल पर रहेगा, एक एएमसी की सारी एसआईएफ स्ट्रेटेजी का मिलाकर। एक्रेडिटेड इन्वेस्टर के लिए इसमें छूट है। दूसरा, फंड मैनेजर डेरिवेटिव्स के जरिए शॉर्ट पोजीशन ले सकता है पोर्टफोलियो के 25% तक। तीसरा, सेबी ने कहा कि एसआईएफ का ब्रांड म्यूचुअल फंड से अलग दिखना चाहिए, अलग नाम, अलग लोगो, अलग वेबसाइट। इसलिए एसबीआई का नाम है मैग्नम, एडिलविसिस का नाम है अल्टीवा, कॉन का नाम है क्यूएसआईएफ, आईसीसीआई प्रूडेंशियल का नाम है आईएसआईएफ। ये ब्रांड नेम्स मैं सिर्फ पहचान के लिए बता रहा हूँ, किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। हर फंड हाउस एसआईएफ लॉन्च नहीं कर सकता। सेबी ने 2 रास्ते बताए हैं। पहला रास्ता, फंड हाउस कम से कम 3 साल पुराना हो, पिछले 3 साल का एवरेज एयूएम 10,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए और कोई रेगुलेटरी एक्शन ना हुई हो। दूसरा रास्ता, अगर ये ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है तो एक ऐसा चीफ इन्वेस्टिंग ऑफिसर लाना पड़ेगा जिसने 10 साल में 5,000 करोड़ से ज़्यादा ऊपर मैनेज किए हो। सिंपल भाषा में समझाएं, जैसे आपको एक कार्डियक सर्जरी यूनिट शुरू करना है तो सबसे पहले एक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए अच्छा वाला, और फिर सीनियर सर्जन भी लाना पड़ेगा। वही लॉजिक एसआईएफ के लिए है। सेबी ने 7 स्ट्रैटेजी अलाउ की है 3 कैटेगरीज में। इक्विटी में 3, इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट, कम से कम 80% इक्विटी में, 25% शॉर्ट में। इक्विटी एक्स टॉप 100, टॉप 100 कंपनी छोड़कर मिड कैप और स्मॉल कैप में। सेक्टर रोटेशन, सिर्फ 4 सेक्टर तक, वहाँ भी शॉर्ट आप कर सकते हो। डेट में 2 स्ट्रैटेजीज है, डेट लॉन्ग शॉर्ट और सेक्टरल डेट लॉन्ग शॉर्ट। हाइब्रिड में 2, एक्टिव एसेट एलोकेटर और हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट, जिसमें कम से कम 25% इक्विटी, 25% डेट को रखना ज़रूरी है। और एक अच्छा रूल, एक एएमसी हर कैटेगरी में सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी ला सकता है ताकि म्यूचुअल फंड जैसी भीड़ यहाँ ना बने जहाँ 50 स्कीम से चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब असली सवाल ये सर, ये लॉन्ग शॉर्ट क्या है?
नॉर्मल म्यूचुअल फंड सिर्फ एक बेट लगाता है, स्टॉक ऊपर जाएगा तो उसे कहते हैं हम लॉन्ग जाना। एसआईएफ ये बेट भी लगा सकता है कि कोई स्टॉक या कोई सेक्टर नीचे जाएगा, जिसे हम शॉर्ट पोजीशन लेना कहते हैं, शॉर्ट जाना कहते हैं। मेडिसिन में सोचिए, पेशेंट को हमेशा सिर्फ अगोनिस्ट नहीं देते, कभी कभी एंटागोनिस्ट भी देना चाहिए होता है। थ्योरी में फ़ायदा यह है कि मार्केट गिरे तो भी फंड कुछ बचा सकता है, कुछ पैसे बना सकता है। पर एक बात सुनिए, ये तलवार दोनों तरफ चलती है। अगर शॉर्ट पोजीशन गलत हुई और मार्केट ऊपर जाने पर आपको नुकसान हो सकता है। नॉर्मल फंड में अगर मार्केट ऊपर है तो आपका पोर्टफोलियो ऊपर रहेगा। एसआईएफ में ये गारंटी नहीं हो सकती है। अब नंबर्स देखते हैं। ये सब एम्फी का ऑफिशियल डाटा है। जून 2026 में एसआईएफ की पूरी इंडस्ट्री का एईएम पहुंची थी 17,858 करोड़। एक महीने पहले मई 2026 में ये एईएम था 13,814 करोड़, यानी एक महीने में 29% की बढ़त। जून 2026 का नेट फ्लो 3,782 करोड़ था, मई के मुकाबले 171 पॉइंट परसेंटेज ज़्यादा। इसमें से 72% पैसा हाइब्रिड स्ट्रेटजी में आया, इक्विटी स्ट्रेटजी में 5,000 करोड़ रुपए आए और डेट स्ट्रेटजी में जून में एक भी रुपया नहीं आया। अब इसे पूरी तस्वीर में देखिए। पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम 2026 जून में 82 लाख करोड़ रुपए था, यानी पूरी एसआईएफ कैटेगरी, पूरी इंडस्ट्री का सिर्फ 0.2% भी नहीं है। ये अभी शुरुआत है। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं। यहाँ ध्यान से सुनिए, क्योंकि दो तरफ की बात बतानी है। जुलाई 2026 में बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट आई थी, वैल्यू रिसर्च और एम्फी के डाटा के ऊपर बेस्ड। उसमें बताया गया कि जितने एसआईएफ एलिजिबल थे, सब ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। एडिलवेसिस के अल्टीवा हाइब्रिड ने बेंचमार्क को करीब 10% से ज़्यादा पॉइंट से बीट किया। एसबीआई मैग्नम और कुछ क्वांट एसआईएफ ने करीब 6.5 से 9% तक ज़्यादा पॉइंट से बीट किया। अच्छा लग रहा है ना? पर यहाँ एक बात याद रखिए, जो हर म्यूचुअल फंड पर लागू होती है, पिछला परफॉर्मेंस भविष्य की गारंटी नहीं होता है। और एक बात, इन फंड्स का ट्रैक रिकॉर्ड अभी 1 साल का भी नहीं हुआ है। डॉक्टर की भाषा में समझाए तो किसी ड्रग का ट्रायल अभी चल रहा है। 8 महीने का डाटा आप देखकर हम अपना पूरा प्रोटोकॉल नहीं बदलते, यहाँ भी मत बदलिए। और एक बात जो कम लोग बताते हैं, मई 2026 में इसी पब्लिकेशन में एक एक्सपर्ट ने बताया था कि कुछ इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट एसआईएफ शुरू में इशू प्राइस के भी नीचे गए थे। दोनों बातें भी सच है, दोनों याद रखिए। अब समझते हैं फायदा क्या है। 5 पॉइंट। एक, म्यूचुअल फंड जैसी रेगुलेशन, पीएमएच जैसी फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रस्टी ओवरसाइट, एनएवी डिस्क्लोजर सब लागू होता है। 2, एंट्री 10 लाख से, पीएमएस में 50 लाख और एएफ के 1 करोड़ से काफ़ी कम। 3, टैक्सेशन म्यूचुअल फंड जैसी, फंड लेवल पर कोई टैक्स नहीं, पीएमएस में हर ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगता है, एसआईएफ में आपको सिर्फ रिडम्पशन पे टैक्स देना होता है। 4, गिरते मार्केट में हेज करने की क्षमता, सेबी ने हर महीने अपडेट होने वाला 5 लेवल रिस्क बैंड मैंडेटरी किया है। अब रिस्क, इसे ध्यान से सुनिए। 6 पॉइंट। एक, 10 लाख का मिनिमम, रेसिडेंट, इंटर्न या नई प्रैक्टिस शुरू करने वाले डॉक्टर के लिए ये बहुत बड़ी रकम हो सकती है। 2, लिक्विडिटी, हर एसआईएफ रोज पैसा वापस नहीं देता। कई स्ट्रैटेजी इंटरवल फंड्स हैं और सेबी ने एएमसी को 15 वर्किंग डेज तक का नोटिस पीरियड रखने की इजाज़त दी है। इमरजेंसी में पैसा निकल नहीं सकता। 3, फंड मैनेजर रिस्क के, इंडेक्स फंड में मैनेजर की स्किल का मैटर नहीं करता, यहाँ पूरा खेल फंड मैनेजर के स्किल पर टिका है। 4, कॉस्ट, टीईआर के अलावा एसआईएफ परफॉर्मेंस फीस भी लेते हैं। 5, कंसंट्रेशन, सेक्टर रोटेशन स्ट्रैटेजी 80% पैसा सिर्फ 4 सेक्टर में डाल सकती है। 6, और ये सबसे कम डिस्कस पॉइंट है, बिहेवियरल रिस्क, इन्वेस्टर इन प्रोडक्ट्स से सीधी स्मूथ रिटर्न की उम्मीद करते हैं, ये प्रोडक्ट वो देते नहीं है, ये प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है। अब टैक्सेशन, जल्दी से,
अगर एसआईएफ इक्विटी ओरिएंटेड है, मतलब 65% से ज़्यादा डोमेस्टिक इक्विटी है, तो 12 महीने से कम पीरियड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा 20%। 12 महीने से ऊपर अगर आप होल्ड करते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा 12.5%, वो भी 1.25 लाख की एग्जम्पशन के ऊपर। अगर इक्विटी 65% से कम है तो स्लैब रेट के हिसाब से या 24 महीने के बाद 12.5% आपको टैक्स लगेगा। और ये फ़र्क कैटेगरी के नाम से नहीं पता चलता, फंड का एक्चुअल एसेट एलोकेशन से ये तय होता है। ये बात बहुत लोग मिस कर देते हैं। डॉक्टर्स का टैक्स स्लैब अक्सर ऊंचा होता है, इसलिए समझना ज़रूरी है। स्कीम डॉक्यूमेंट्स ज़रूर पढ़िए या अपने सीए से ज़रूर पूछिए। अब टाइम हॉराइज़न की बात करते हैं। सेबी ने कोई मिनिमम हॉराइज़न तय नहीं किया है। ये कोई रूल नहीं है, ये समझना ज़रूरी है। लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी का पूरा फ़ायदा एक कंप्लीट मार्केट साइकिल में दिखता है, तेज़ी में भी, मंदी में भी। और एक मार्केट साइकिल आमतौर पर कई साल का हो सकता है। तो अगर किसी को अपना पैसा 2 साल के लिए चाहिए, बच्चे की फीस, क्लिनिक का नया इक्विपमेंट, तो लिक्विडिटी की रिस्ट्रिक्शन एक बड़ी बात बन सकते हैं। ये समझकर ही फैसला लेना चाहिए और अपने टाइम हॉराइजन के हिसाब से सही प्रोडक्ट अपने एडवाइज़र से डिस्कस कीजिए। अब एक प्रैक्टिकल बात, कहाँ से और कैसे? हर एक हर एक एसआईएफ की अलग डेडिकेटेड वेबसाइट है, क्योंकि सेबी ने यही मैंडेट किया है। वहाँ से डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें एक्सपेंस रेशो कम हो सकता है। 2, कुछ ब्रोकिंग और वेल्थ प्लेटफॉर्म अब एसआईएफ दिखाने लगे हैं। 3, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जरिए आप भी एसआईएफ ले सकते हैं। और यहाँ एक बिल्कुल फ्रेश अपडेट है। 21 जुलाई 2026 में, यानी इसी हफ्ते, सेबी ने एक सर्कुलर निकाला। अब एसआईएफ बेचने वाले हर व्यक्ति के पास एनआईएसएम सीरीज 5D सर्टिफिकेशन होना चाहिए। पहले वाली डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट 21 सितंबर 2026 के बाद हटा दी जाएंगी। इसका मतलब आपके लिए क्या है? अगर अगली बार कोई क्लिनिक में एसआईएफ बेचने आए तो उसको अपना एआरए नंबर पूछिए और सर्टिफिकेशन ज़रूर पूछिएगा, ये आपका हक है। चौथा, प्रोसेस म्यूचुअल फंड जैसी है। केवाईसी, रिस्क प्रोफाइलिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट यानी आईएसआईडी पढ़ना ज़रूरी है। और यहाँ भी एसआईपी, एसडब्ल्यूपी, एसटीपी तीनों एसआईएफ में चलते हैं, बशर्ते 10 लाख का थ्रेशोल्ड बना रहे। अब वो बात जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, एसआईएफ किसके लिए बना है, ये सेबी के अपने डिज़ाइन से समझती है। ये मेरी पर्सनल राय नहीं है, प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर खुद बता रहा है। देखिए, 10 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक गेट है। सेबी ने ये थ्रेशोल्ड जानबूझकर रखा है ताकि प्रोडक्ट सिर्फ एक्सपीरियंस और बड़े इन्वेस्टर तक सीमित रहे। तो जो रेसिडेंट है, इंटर्न है या अभी एमबीबीएस में है, उनके लिए ये संख्या बहुत बता देती है कि अभी आपका समय नहीं है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हर चीज़ का अपना समय होता है। आमतौर पर फाइनेंशियल प्लानिंग में जो ऑर्डर पढ़ाया जाता है, वो होता है पहले टर्म इंश्योरेंस, फिर अपना हेल्थ इंश्योरेंस जो एम्प्लॉयर पर डिपेंड ना हो, फिर इमरजेंसी फंड और एक सिंपल इंडेक्स फंड या डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में एसआईपी। ये बोरिंग लगता है, मुझे पता है, पर मेडिसिन में भी फर्स्ट लाइन थेरेपी बोरिंग होती है ना, और फिर भी सबसे ज़्यादा पेशेंट उसी से ठीक होते हैं। अब बात करते हैं एसआईएफ किसके लिए डिज़ाइन किया है। जिसके पास पहले से एक कोर पोर्टफोलियो है, इंश्योरेंस पूरा हो और जो शॉर्टिंग को गैम्बलिंग नहीं समझता बल्कि एक हेजिंग टूल की तरह समझता है। ये सेबी के डिज़ाइन का लॉजिक भी है। अगर ये प्रोफाइल आपसे मिलता है तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बैठिए। कितना पैसा, कौन सी स्ट्रैटेजी, कितना एलोकेशन, ये फैसला आपके पूरे पोर्टफोलियो, आपके गोल्स और आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी देखकर होनी चाहिए। ये फैसला मैं यहाँ नहीं ले सकता और मुझे लेना भी नहीं चाहिए। मेडिसिन में हम कहते हैं सेकेंड लाइन थेरेपी तब शुरू करते हैं जब फर्स्ट लाइन ऑप्टिमाइज हो चुकी है। यहाँ भी यही लॉजिक है। तो अगली बार जब कोई आपके क्लिनिक में आकर, सर म्यूचुअल फंड पुराना हो चुका है, आपने मुस्कुराकर 4 सवाल पूछने चाहिए। कौन सी स्ट्रैटेजी,
रिस्क बैंड कौन सा, रिडेम्पशन का नोटिस पीरियड कितने दिन का है, और आपका एआरएन नंबर और आपका सर्टिफिकेशन दिखाइए। इतने में ही वो समझ जाएंगे कि आप इसके लिए तैयार है। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो अपने मेडिकल व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करिए। एक भी डॉक्टर दोस्त अगर बिना समझे चेक काटने से बच गया तो ये वीडियो का काम हो चुका है, ये मैं समझूंगा। एक बार फिर साफ कर देता हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है, किसी स्कीम का या एएमसी का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ और ये पर्सनल एडवाइस भी नहीं है। पैसे लगाने से पहले अपने रजिस्टर्ड एडवाइज़र को ज़रूर बात कीजिए और स्कीम डॉक्यूमेंट ISID ज़रूर पढ़िएगा। कमेंट में बताइए, क्या आपके क्लिनिक में कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचने वाला आया था? मैं हूं डॉक्टर प्रशांत चौहान, मार्केट मेडिको से। डॉक्टर्स के लिए सिर्फ एविडेंस बेस्ड फाइनेंशियल एजुकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।